ऐसे अल्फाज लिखना जो लोगों के दिलों में घर कर जाएं और फिर उन अल्फाज को हकीकत का रंग देना, दो मुख्तलिफ और बहुत ही मुश्किल काम। जो हमारे आज के मेहमान हैं वो ख्यालात को अल्फाज और अल्फाज को हकीकत का रंग देने में माहिर हैं। उनके लिखे हुए ड्रामे, उनकी लिखी हुई तहरीरें लोगों के दिलों में हमेशा के लिए घर कर जाती हैं। जो हमारे आज के मेहमान हैं उनका नाम है खलीलुर रहमान कमर, एक नामवर ड्रामा निगार और एक नामवर डायरेक्टर। आज का पूरा दिन हम उनके साथ गुजारेंगे, जानेंगे कि उनकी शख्सियत कैसी है। हम भी मिलेंगे और आपको भी मिलवाएंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपने अपने करियर का आगाज कब किया, कैसे किया? When I had the pen first time in my hands, I started my career. I was a born writer. मैं अक्सर कह चुका हूँ कि मैं एक खुद आगाही के साथ पैदा किया गया बच्चा था। मुझे मालूम था कि मुझे अल्लाह ने लिखने की अता के साथ पैदा किया है। तो when I was so young, I was so poor a child. तो मैं I used not to be depressed by anything because I used to laugh at the people कि I am so wealthy, you think I am poor. मैं हमेशा से गुर्बत को पैसों के तराजू में नहीं तुलता। मैं हमेशा मानता हूँ कि कम ज़र्फ़ आदमी गरीब होता है। तो अल्लाह ताला ने मुझे ज़र्फ़ के साथ पैदा किया था, इसलिए I always say I was born king and I'll die king इंशाल्लाह। बैंक मुलाजमत से राइटर तक का सफ़र, ये जो इतना बड़ा मोड़ जिंदगी में आया और इतना मुख्तलिफ, ये सब कुछ कैसे हुआ? So yeah, this is very interesting for the people. बैंक मुलाजमत से राइटिंग की तरफ नहीं, राइटिंग से बैंक मुलाजमत की तरफ। मैं अपने बचपन में बहुत छपा करता था and I was a wonderful student. My poor family, financially poor family used to bank on me कि ये बच्चा पढ़ जाएगा तो खानदान को गुर्बत की पाताल से निकाल लेगा। वो अपने एंड पे सोच रहे थे, मैं अपने एंड पे देख रहा था। और एक इतना बड़ा क्लैश था जिसमें उस बच्चे को जो उस वक्त इतना छपता था कि मैं कई दफ़ा कह चुका कि अब मैं लिखना शुरू करूं तो शायद मैं इतना मरने तक छप नहीं सकूंगा। उसको इस कदर मारा पीटा जाता था इस बात के ऊपर, लेकिन उस वक्त मैं इस बात पे रिटेलिएट करता था। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि वो मारना पीटना बिल्कुल सही था। They were thinking absolutely right. तो मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा जुर्म मेरे घर में ही होता था कि मैं आज लिख रहा था। That is आज के दौर में it looks to be a very astonishing thing. लेकिन आप यकीन कीजिएगा, मुझे जो अब्बा से मार पड़ी उसमें ज़्यादा हिस्सा इस बात का था कि आज मैं कहानियाँ ड्रामे लिखता रहा हूँ। अपनी तहरीरें लिखकर छुपा देते थे, छुप कर लिखता था। हमारे ऊपर वाला जो पोर्शन था, उमूमी तौर पर मैं अपने अकेला डर जाता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं नहीं डरता था। वो मैं कैसे आपको बताऊं कि उस कमरे में कैसे दाखिल होता था, उस पोर्शन में कैसे दाखिल होता था, क्योंकि वो लॉक्ड होता था। उसके बाहर एक बहुत मोटा ताला पड़ा होता था। उस ज़माने में ये वाले ताले तो नहीं आए हुए थे। तो मैंने एक खिड़की का शीशा तोड़ा हुआ था, उसकी चिटखनी को एक फट्टा लगा के मैं चढ़ता था उसके ऊपर, और मैं लाइट भी नहीं जलाता था। मैं वो जितनी अवेलेबल रोशनी होती थी उसमें बैठ के लिखता था। फिर उसको वहीं पे फिर मैं नीट करता था, फिर उसको छुपा के मैं जाके डाकखाने में पोस्ट करके आता था। तो ये मैं साल करता रहा। कोई ऐसी तहरीर जो आज भी आपको याद आती हो? याद है मुझे, मेरा एक कहानी थी जिस पर मुझे इनाम भी मिला 100 रुपए का।
वो मुकाबले की कहानी थी, 1 फुट में 3 गज। और वो मैंने क्यों लिखी थी कि एक सवाल किया मैंने अपने उस टीचर से। आई ऑलवेज, मुझे कोई सवाल करे मैं उसका जवाब देता हूँ, उसको डांटता नहीं। मुझे नफरत है किसी टीचर की, मैं उसको टीचर ही मानता जो जवाब देने की बजाय आपको डांटने लग जाए। तो मैंने कहा सर वाई 1 गज में 3 फुट, वाई नॉट 1 फुट में 3 गज। और मेरे पास जब सवाल करता हूँ मेरे पास जवाब भी होता था। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, मुझे डांटा बड़ा शदीद। उसका दुख था मुझे, उस पर लिखी थी मैंने वो 1 फुट में 3 गज। गुंचा में ये छपी थी, गुंचा एक, उसमें बहुत छपा हुआ मैं, लेकिन मुझे आई रिमेम्बर दैट मैगजीन। खलीलुर रहमान से खलीलुर रहमान कमर तक का सफर हमें भी बताइए। कोई सफर है ही नहीं। खलीलुर रहमान कमर, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे खलीलुर रहमान कमर था। कोई सफर नहीं करना पड़ा मुझे सिर्फ इंतजार करना था कि मैंने कब लिखना है। तो फर्स्ट ईयर में आके मैंने वो जो घर वालों से डांट पड़ती थी उसके खिलाफ मैंने प्रोटेस्ट में, मेरे ख्याल में वो पटसन की बोरियां होती थी, उसमें पड़ा लिखा होता था, सामान पड़ा होता था, चीजें मेरी पड़ी होती थी लिखी हुई, वो सब की सब फाड़ी। बल्कि मेरी माँ का एक तनूर था, छत पर उन्होंने एक तनूर बनाया हुआ था, कभी कभार हमें वो वहाँ रोटियां लगा के देती थी, आलू वाली, बेसन वाली। तो वो जल रहा था, मैं फाड़ के उसमें फेंका वो सारा कुछ। और मेरे अल्लाह गरी की रहमत करे, मेरे दोस्त, द ओनली फ्रेंड ऑफ माइंड जिसको मैं, जो मेरे दोस्ती की डेफिनेशन पर पूरा उतरता था शख्स, मेरा कज़न, मेरा दोस्त डॉक्टर मकसूद, 2 साल पहले उनकी एक हादसे में डेथ हो गई। वो MBBS कर रहे थे उन दिनों, हमारे घर में रहते थे, और उनके कपड़े फट गए थे वो छुड़वाते हुए। He was the only fan of mine at home that time, you know. तो लेकिन मैं बहुत कुछ चला दिया मैंने। फिर मैंने 15 साल तक उर्दू लिखी नहीं, अपना नाम नहीं लिखा उर्दू में। और मैं बैंक में था तो कोई ऐसा फॉर्म आ जाता था जिसमें उर्दू में मुझे लिखना होता था, कुछ मैं अपने असिस्टेंट को दे देता था कि नाम लिख दो उसमें। आई यूज्ड टू टॉक टू इवन ठेले वाला, मेरे अब्बा कहते थे, वो समझते थे इस मुल्क की रग रग को, इस कौम की जो तरबियत हो रही थी। अच्छा। यहाँ अंग्रेजी को लियाकत समझा जाता था। तो वो मुझे कहते थे कि तू अंग्रेजी पढ़, द रेस्ट इंग्लिश विल टेक केयर इटसेल्फ। ठीक। और मैं बहुत खिलाफ बोलता था इसके, मैं आज भी खिलाफ बोलता हूँ। मैं किसी ज़बान से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं अपनी माँ से किसी दूसरे की माँ बता नहीं सकता। तो अंग्रेजी मैंने एज अ प्रोटेस्ट सीखी, पढ़ी, और थ्राइस आई टॉप्ड इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इस अंग्रेजी में। तो अभी भी मैं जब वो बोल रहे होते हैं ना, जो नाम नेहाद सूडोज हैं, जिनका ख्याल है कि बड़ी अंग्रेजी आती उन्होंने, आई ऑलवेज वांटेड क्या हो जरा सिट डाउन विद मी, पता करा लेते हैं ना कितनी अंग्रेजी आती है तुम लोगों को। अंग्रेजी लियाकत नहीं है, मैं बार बार चीख के अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ। अंग्रेजी एक जबान है, चाइनीज एक जबान है, और 6 महीने में सीखी जाती है जबान। जब व्हेन यू ग्रो अप एंड यू वांट टू लर्न सम लैंग्वेज, यू कैन जस्ट यू पुट योर 6 months एंड यू लर्न इट। बाकी आपने बोलना है उसको कुछ देर और आपकी फ्लुएंसी डेवलप हो जाती है। लेकिन उस एक जबान को इस कौम की रगों में इस तरह सिरायत कर दिया गया जैसे दिस इज द रीजन ऑफ इंटेलेक्ट, दिस ब्लडी इज नॉट द रीजन ऑफ इंटेलेक्ट एट ऑल। इसने मेरी कौम का तिया पांचा कर दिया। आप फख्र से बताते हमें उर्दू नहीं आती, डूब के मर जाओ जिसको उर्दू नहीं आती, एंड ही इज पाकिस्तानी। आई से डूब के किसी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ अगर आपको उर्दू नहीं आती। दिस इज नो प्राइड। अंग्रेजों के बच्चे को आती अंग्रेजी, व्हाट इज बिग इन यू? नथिंग। आपको उर्दू नहीं आती, शर्म का मकाम ये है। यहां ठस्से से, तवातुर से गलत उर्दू बोली जा रही है, किसी को तकलीफ नहीं होती। आप PUT पाठक हैं, अभी सारे मुड़ के देखेंगे शेक्सपियर के बच्चे। वो कौन सी चीज है जिसने आपको शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया? देखो जोया, एक बात मैं कोई आउट ऑफ माई हम्बलनेस नहीं कह रहा। शोहरत, इज्जत, दौलत, इख्तियार, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेरा बिलीव था ये सब कुछ अल्लाह की मिल्कियत है। तो वो अपने नूर की कोई बूंद अता कर दे, उस पर मुझे उसका शुक्र करना चाहिए और उस पर ठस्सा नहीं दिखाना चाहिए, मुझे जोम नहीं करना चाहिए। तो शोहरतें आती हैं, इज्जतें आती हैं, वो सब की सब अल्लाह की।
आई एम नोबडी टू क्लेम दैट आई एम नामवर, मैं शोहरत याफ्ता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है दयानतदारी से जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो लोगों तक पहुंचा देना। मेरे लिए दुआ कीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ जो परवरदिगार की अता है मैं लोगों को देकर वापस जाऊँ। मेरे पास तुम हो एक बहुत खूबसूरत और हकीकत से भरपूर तख्लीक आपकी, हम सब ने देखी। इसकी इंस्पिरेशन क्या थी, वो कौन सी चीज थी जिससे इतना मुतासिर हो गया? मैंने ये वाकयात, देखिए मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने अता के बाद जो मुझ पर मेहरबानी की वो थी ऑब्जर्वेशन। मैं चीज़ों को हमेशा बड़ी बारीक बीनी से देखा करता था, तो मैं ऐसे बहुत सारे उजड़ते हुए घर देख रहा था और देख रहा हूं ये चल रहा है। A certain big proportion is suffering for that because मर्द की आदत नहीं होती, वो जब उसको अपनी बीवी पे शक होता है तो वो चीख के आके गली में बताए। औरत की आदत होती है वो फौरन से पहले सारे मोहल्ले में नशर कर देती है, इसलिए ये बातें ढकी छुपी रह जाती हैं। तो मैंने सिर्फ मर्द को ये बताना चाहा, दो चीजें थी जो दो ऑब्जेक्टिव्स थे उस प्ले में। एक तो मैं तरबियत कर रहा था, अगर आपने उस सीरियल को पूरा देखा है तो पहले 12 एपिसोड्स मैंने मर्द की तरबियत की है कि औरत अगर कोई ऐसा गुनाह कर रही है तो उसके मुंह पर तेजाब मत फेंको, उसको थप्पड़ मत मारो, उसका ऑनर किलिंग मत करो, उसको दुआएं देकर रुखसत कर दो, उसको जाने दो, वो जाने अल्लाह जाने, एंड गो फॉर दैट गुड गर्ल whom you deserve and who deserves you. That was the message of that play. इस बात पे इसको ऑनर का मसला ना बनाओ कि you are doubting upon your wife और तुम उस रिश्ते को उसकी मर्जी के खिलाफ घसीटना चाहते हो। उसको सफर करने दो, हर गुनहगार सफर करता है, गुनाह करने का राइट है हर एक आदमी के पास, बस वो ये तय कर ले कि वो उस गुनाह के बराबर की सजा को भुगत लेगा। औरत और मर्द की बराबरी के कायल हैं? बिल्कुल भी कायल नहीं, औरत मर्द की बराबरी हो ही नहीं सकती। मैं औरत को, अच्छी औरत को हमेशा मर्द से रुतबे में बड़ा मानता हूं, तो वो बराबरी करके मेरे छोटे कद पे आना चाहती है? नहीं, मेरे दुश्मन की माँ हो, मैं उसकी जूतियों में बैठ जाऊंगा, तो बराबरी किस बात की? क्या बात है। लिखाई, क्रिएटिविटी, इसे तख्लीक निगारी, ये सब कुछ, ये फन है, कोई प्रैक्टिस से हासिल कर सकता है? मेरा बिलीफ नहीं है। किसी ने कर ली तो आए मेरे सामने, मुझे दिखाया कि ये अताए रब्बी है। ये जो क्रिएटिविटी है ना, उसके लिए तो हमें कभी बोस्ट ही नहीं करना चाहिए। ये तो परवरदिगार है, वो अल्लाह समद, वो दे दे किसी को, वो चोर को कुतुब बना दे। आप सिर्फ ये समझिए कि आप चोर थे, ये उसकी मेहरबानी है कि उसने आपको कुतुब बना दिया। क्या बात है। मौसीकी किस किस्म की पसंद करते हैं आप? मेलोडी, सिर्फ मेलोडी। मोहब्बत और इश्क, क्या फर्क है दोनों में? मेरे दो नाम थे निकनेम, खीला, गोगा, तो मेरे थे। सच में इन दोनों बकवास, सारी बकवास है। एक ही लफ्ज है, उसको इश्क कह लो, उसको मोहब्बत कह लो। वो अपनी पूरी आबो ताप से होता है, वो बढ़ता नहीं है कि आज मुझे तुमसे ज्यादा मोहब्बत होगी। लानत ऐसी मोहब्बत पे जो वक्त के साथ ज्यादा होती है। मोहब्बत जब होती है तो मोहब्बत ही पूरे तज़्को एहतशाम से होती है और पूरी की पूरी होती है, वरना वो होती ही नहीं है, उसका नाम रख देते हैं। क्या मोहब्बत खत्म भी हो जाती है, मर भी जाती है? अरे नहीं, आदमी बदल जाते हैं, हम गलती कर जाते हैं किसी को चुनने में। मोहब्बत जहां की तहां रहती है, हम किसी को चुनने में गलती कर गए, हो गई गलती, ह्यूमन बीइंग है ना। बार बार होती है कि बार बार मोहब्बत कभी बार बार नहीं होती, एक अगले शख्स से हो सकती है। आपको गलत आदमी मिल गया तो मोहब्बत का क्या बिगड़ा उससे? यू जस्ट मेड अ मिस्टेक इन चूजिंग। वी आर ह्यूमन बीइंग ना, ह्यूमन बीइंग तो गलती करता है। शायरी भी करते हैं? शायरी भी करता हूँ, प्राइमा फसाई में शायर हूँ।
ड्रामा शायद मैंने 2-4 महीने 5 महीने बाद लिखना शुरू किया होगा। पहले मेरे यहाँ शेर हुआ, फिर मैंने ड्रामा लिखना शुरू किया। पहला शेर कब लिखा? मेरे कजन की डेथ हुई थी और लव मैरिज थी उसकी, मेरी दूसरी कजन के साथ। तो शादी के 6 महीने बाद उसकी डेथ हुई। मुझे याद है उसके यहाँ बेटी भी उसके मरने के बाद पैदा हुई। उस पर लिखा था कि कुछ न रह सका जहां, वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या, कहानियां तो रह गई। आमद होती है या लिखने बैठते हैं? सिर्फ आमद होती है, खुद से मैं कुछ भी नहीं। खलीलुर रहमान कमर खुद से ना राइटर है ना शायर है। कुछ लिखते हैं, कॉल आती है, लिखना है, कंटेंट चाहिए। वो जैसे मैं कहा करता हूँ, इस तरह मुर्गी ने अंडा देना हो ना, तो वो वाली हालत होती है। कुट कुट की आवाज होती है उसकी। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। कैसे लिखा, क्या चीज मुतासिर कर गई? मैं बताता। मैं कराची में था अपने फ्लैट पे। मेरा छोटा भाई भी था वहाँ मेरे साथ। वो उसका मेरा सीरियल डायरेक्ट करा था, उसका ये OST था अनसुनी। तो मैं बहुत दिनों से वादा कर रहा था, साजिद हसन वाज द प्रोड्यूसर, अच्छा, कि मैं OST लिख दूंगा, और मैं लिख नहीं रहा था, लिख नहीं पा रहा था, या मैं सोच रहा था कि अभी टाइम नहीं है, लिख दूंगा। एक दोपहर को 2:30 बजे का वक्त था, बेल हुई, मेरे भाई ने दरवाजा खोला, मैं सदके तुम्हारे लिख रहा था उन दिनों। दरवाजा खोला तो साजिद हसन था। ही वाज वेयरिंग ए शॉर्ट, सफेद रंग की बुनियान की तरह की टी-शर्ट, हाथ में सिगरेट का पैकेट और लाइटर, और आते ही वो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, फर्श पे लेट गया और सिगरेट पी रहा। मैं हंसा, मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कहता वो मैं शकीला को बोल के आया हूँ कि आज या गाना आएगा या मेरी लाश आई। शकीला भाभी का नाम। अच्छा, तो मैंने कहा ये 2:30 बजे मैं गाना लिखूंगा। 2:30 बजे मुझे कभी सुना है मुझे आमद हुई है शायरी? तो कितने बजे आमद होगी तुझे? मैं वो शाम होगी तब। तो ठीक है ना, तो मैं तब तक तू पढ़ा रहेगा यहाँ? हाँ खुदा की कसम, मैं सैयद ज़्यादा हूँ, मैं फलान हूँ, मैं पढ़ा रहूंगा यहाँ। मैं यार दिमाग खराब हो गया। अब मेरा भाई उसका बड़ा चहीता है, वो भी मेहनत कर रहा है, समझा रहा है। कहता ना 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 एहराज, मैं नहीं उठने वाला, ये आदमी झूठ बोल रहा है मेरे साथ। मैं गया, मैंने समझाया, मैं कसम खा के कहता हूँ आज शाम को लिख दूंगा। अच्छा। उसने कहा तू लिख देगा तो मैं उठ जाऊंगा, वरना मैं लेटा हूँ। अच्छा। जब मैंने कोई 4-6 मिनट मेहनत कर ली, नहीं माना, तो मैंने कहा अच्छा पे पड़ा रहा, मैं जाके लिखने बैठ गया। मैं जब कलम उठाया लिखने के लिए, तो मुझे याद आया आई यूज्ड टू बी वेरी इगोइस्टिक गाय। तो बैंक में मेरी मीटिंग होती थी फोर्टनाइट में, मैं जाता था कराची स्टेट बैंक। तो कई दफा मुझे एक्टर मिल जाते थे जहाज में, तो आई यूज्ड नॉट टू लुक एट देम एट ऑल, बट देयर वाज वन पर्सन जिसका मेरा 2 दफा आमना सामना हुआ, और उसको मैंने मुड़ के देखा, इट वाज साजिद हसन। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि शर्म कर खलीलुर रहमान कमर, जिस आदमी को तू मुड़ मुड़ के देखा करता था, आज वो तेरे फ्लैट की फर्श पर लेटा हुआ है। लिख अल्लाह का नाम लेके। मैं ये कहता हूँ लिख अल्लाह के नाम का नाम लेके, और मेरे पास ये आ जाता है, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। मैं लिखा, मैंने कहा उठ साजिद, मैंने लिख लिया। तू झूठ बोल रहा, मैंने कहा तेरी कसम लिख लिया। सुन, मैंने सुनाया, उसने मेरा मुंह चूमा, माथा चूमा, ही लव्स मी अ लॉट। उसके 25 मिनट के अंदर मैंने ये सारा गाना लिख दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो इस तरह की आमद थी, और वो दोपहर में हुई थी, 2:30-3 बजे के दरमियान। बचपन का कोई ऐसा यादगार वाकया जो आपको याद रह गया हो, आज भी याद आता हो? बचपन में मेरे इतने यादगार वाकया, आई यूज्ड टू बी सो नॉटी गाय। नॉटी क्या, उस वक्त तो पता नहीं मुझे क्या क्या बोलते थे। अब्बा मुझे सबक देके जाते थे कि ये पढ़ ले। आई वाज सो फॉन्ड ऑफ राइटिंग माय स्टोरीज एंड क्रिकेट। उन्होंने आके सबसे पहला काम ये करना होता था, खाना खाने से पहले मुझसे पूछते थे हाँ पढ़ लिया? तो मैं क्या करता था, वो ग्रिप पे नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की, मीटर के भी, वो निकाल देता था, बिजली चली जाती थी। अब घर में तूफान मचा हुआ, किसी को बुला, समझ ना ये हो क्या रहा है। वो कहीं 4 घंटों में पता चलता था, उतनी देर में सो गया होता था। ये वाकया। फिर मैंने एक दफा
गांव गया हुआ था, तो मैं हाथ में मैंने ना एक काना लिया हुआ था, एक तंदूर में मैं डाला, आग लगी। अच्छा। उसी आग लगे हुए काने को लेकर मैं छत पे चढ़ा, तो खाला जीना होती थी मेरी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। मैं लास्ट टाइम में जब मिल के आया जिंदा थी, अल्लाह उनको सलामत रखी। तो उन्होंने ना सिक्कड़, ये जो बूटा है इसके सिक्कड़ उतरे हुए ना, वो सूखने के लिए छत पे डाले हुए थे। मैंने जाकर उसमें दिया, वो सर आग भड़की, अल्लाह अल्लाह मान, पूरा गांव मटकियां भर के पानी के लाके डाल रहा है, वो रो रही है और मैं वहां एक ममटी के पास खड़ा यूं देख रहा हूँ, लाइक दिस। तो ये बहुत 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 वाकई। मेरे मामू ने बचपन से गुंडा टाइप ही होता था। मैं ना, मक्खन खत्म हुआ था नानी के घर, तो मैंने कहा मक्खन खाएं, उन्होंने कहा अजी खत्म होया था, जाके मामे के घर लाया। मैं मामे के घर गया तो मेरी ममानी ने ना अच्छी खासी एक वो निकालने लगी, तो मामू मेरा कहता वो इन्हें कितना खा लेना, थोड़ा दे दे। तो मैंने वो कॉली फेंकी, वहाँ बाहर आया, मेरी खाला हाजरा होती थी, गुस्सा मुझे चढ़ा। मैंने कहा जरा बता मुझे, ये अपना मामू के मुर्गे के बच्चे कौन कौन से? हम बताया ये जो 10 लाइन में खड़े हैं सब मामू के, अल्लाह मुझे माफ़ कर दिया। मैंने वो लेकर ना, एक मुतैर होती थी, उसके साथ सारे के सारे मार दिए वहाँ। तो इस तरह का था मैं उस वक्त। लेकिन फिर मैं 1981 के बाद मैं रिवेंजफुल नहीं रहा। मैंने आयत पढ़ी, और तुम इंतकाम क्यों लेते हो जबकि मैं तवा नौज़ुबिल्लाह। अब आप मेरे बारे में कुछ भी कह सकते हैं, ये कभी ना मानिएगा मैं किसी से इंतकाम ले सकता। नो। किसी को माफ करते हैं तो दिल से माफ कर देते हैं? माफ कर देता हूँ, भूलता नहीं। तजदीद वफा के लिए नहीं जाता, उसकी इजाजत नहीं देता। बेवफाओं को तजदीद वफा की इजाजत नहीं देता, छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं कहता, चुपके से उठाता हूँ उस महफिल में। मैं दोस्तों को क्या करता हूँ, मैं तुम्हारी बेवफाई तक तुम्हारे साथ चलूंगा। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, क्या आप समझते हैं कि ये ज़वाल का शिकार है? ज़वाल हो चुका, अब तो हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछली दफा जब ज़वाल हुआ था तो उसमें बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोगों का दखल था। अब की बार पढ़े लिखे हैं, इनके हाथों ज़वाल होना तो हम संभाल नहीं पाएंगे। अपनी सबसे पसंदीदा तख्लीक कौन सी है? सारी कुछ जो लिखता हूँ पसंदीदा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह माँ को अपना हर बच्चा प्यारा है। मैं ये लफ्ज़ अच्छे नहीं, ये मैं जनता नहीं हूँ, देता हूँ। उसकी कौन सी चीज़ है जिसको मैं कहूँगा ये बेहतर? कोई कम ज़्यादा मशहूर हो गई होगी, ऐसा नहीं। तो किसी को लिखते हुए मैंने कहीं सोचा होगा चलो यार इसको, ये मैं मेरे पास तुम हो की मिसाल, मैं आपको इस पे कॉम्प्लीमेंट, हालांकि उसने जो जुगत की थी माही सईद ने मुझे, लेकिन मैंने उसको कहा तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। ये मैंने लिखा हुआ था एक हसन सुमर, उसके लिए 4 एपिसोड जब हुए तो मेरा उसका मसला हो गया। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा। मैंने हुमायूं का उठा ले प्ले, बड़ा प्ले है, हुमायूं ने प्ले ले लिया। मुझे जब पढ़ा ना इसको, उसका फोन आया मुझे रात को मिडनाइट, तो मुझे उसने अपनी तरफ से जुगत की, यार खलील भाई आप दूसरों के लिए भी इतना अच्छा लिखते हैं। मैंने कहा तू समझ रहा जुगत है, ये कॉम्प्लीमेंट्स। मैं जब भी लिखता हूँ पूरी ध्यानदारी के साथ लिखता हूँ, वो किसको देना है ये मैटर नहीं करता। मैं लिखता हूँ अपने रब को राजी करने, और उस वक्त तक नहीं देता जब आई एम डैम सेटिस्फाइड विद द स्क्रिप्ट। खलील साहब रोजाना शाम को वॉक भी करते हैं। सियाहत कितने शौकीन? मैं एक बात बताऊं, मैं कभी आइडेंटिफाई नहीं कर सका कि मुझे सियाहत पसंद है, क्योंकि मुझे जिंदगी में वक्त ही नहीं मिला। तो मेरा रिक्रिएशन बन गया मेरा लिखना, पहले मेरा पढ़ना, पहले लिखना फिर पढ़ना। वो जो मैं पढ़ता रहा और तालीम हासिल करता रहा, वो मेरा क्रेज था। आई यूज्ड टू स्लीप इन बुक्स। मतलब मुझे रात को, ये हैरान कुन बात है, अगर सोए हुए मुझे अगर कोई किताब का कोना चुभता नहीं था तो मुझे नींद नहीं आती थी। मैं किताबों में ही रहा करता था, किताबों में जिया करता था और किताबों में सोया करता था। खूबसूरती कितना मुतासिर करती है आपको? खूबसूरती को अंदर बाहर से खूबसूरत हो दो, वरना मैं खूबसूरती को चेहरे की हद तक मानता ही नहीं हूँ। किस तरह डिफाइन करेंगे आप?
खूबसूरती इज अ पैकेज। आप अंदर से ज़र्फ वाले हैं, अंदर से खूबसूरत हैं, तो बाहर का चेहरा उसको कंसाइड कर रहा है, को रिलेट कर रहा है। ऐसा है तो मैं खूबसूरत मानता हूँ, वरना नहीं मानता हूँ। आपके ड्रामे का एक डायलॉग था, काफी मुतनाज़े बना, तनकीद का निशाना बना, लोगों ने तरह तरह की बात। था वो। हाँ हाँ, जाहिलों के लिए वो कतई मुतनाज़े था, क्योंकि बात समझ ही नहीं आ रही, तो फिर वो मुतनाज़ा ही हो जाएगा ना। आपके नजदीक एक आइडियल औरत कौन है? वफादार और हयादार, दैट्स इट। बात चेहरे की न कर, हुस्न के औसाफ बता। बात चेहरे की न कर, हुस्न के औसाफ बता। एक फकत तेरी हया, एक फकत तेरी वफा। औरत की बेवफाई को उसकी बदसूरती कहेंगे? ऑफ कोर्स, मर्द की बेवफाई को भी मैं उसकी बदसूरती कहता हूँ। इट इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन बोथ ऑफ देम। किस किस्म की फिल्में देखते हैं? अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी डायरेक्शन, बल्कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि स्क्रिप्ट अच्छी हो। डायरेक्शन तो कुछ माफिया दे देता हूँ, म्यूजिक अच्छा हो, मेलोडीज सॉन्ग्स हो। आई लव टू वॉच। क्या ये बात सच है कि जब स्क्रिप्ट एक्टर्स को दिया जाता है तो आपकी तरफ से ये इंसिस्ट होता है कि जिस तरीके से डायलॉग को लिखा गया है, इसकी डिलीवरी भी इसी तरह से होनी चाहिए? That is not, I don't insist, this is an order. No actor can deviate the line at all. वरना वो खुद लिख लेना, घर बैठ के स्क्रिप्ट पर शूट कर ले। अपनी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जिसे तब्दील करना चाहते हैं? अपनी आदत, अपनी जात? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अपनी कौन सी बात सबसे बुरी लगती है? लोगों पर ये बुरी नहीं है, मैं इसको अच्छी समझता हूँ, लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि ये बुरी है। मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ लोगों के ऊपर, और मेरा नहीं ख्याल, मुझे अब्बा भी कहा करते थे, मेरे दोस्त भी कहते हैं इससे नुकसान। मैंने पूछा क्या नुकसान होता है? ये कभी बेवफा से पूछिए कि बेवफाई से मेरा नुकसान हुआ या उसका? ये उनका नुकसान होता है, मेरा अल्लाह कुछ नहीं बिगड़ने देता मेरा। राइटर को कैसे इज्जत दिलवाई जहां एक्ट्रेस दुनिया में इतना नाम कमा रहे हैं, बना रहे हैं? देखिए, मैं जब इंडस्ट्री में दाखिल हुआ ना, तो मैंने एक अजीब व गरीब मंजर देखा कि जिसकी शबाना रोज मेहनत के ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट होती है और एक्टर डायरेक्टर की औकात का पता चलता है, वो सबसे ज्यादा बेचारा मजजूब हालत में रह रहा था। And I was shocked. मुझे उस वक्त पता चला कि मेरे अब्बा क्यों चाहते थे कि मैं राइटर ना बनूं। ओह, मुझे अंदाजा हुआ कि ये हालतें देखी हुई है। मेरे यहाँ ये जरखेज तरीन जमीन है जहाँ ऐसा ऐसा क्रिएटिव आदमी पैदा हुआ है। हमने उसकी मजबूरियां खरीद के उसको मार डाला। मैंने कहीं लिखा कि मेरा मुल्क वो बदकिस्मत मुल्क है जहाँ शेक्सपियर 12-12, 14-14 साल की उम्र में मर जाते। मरने का तरीका ये नहीं होता कि सांसें थम जाएं और लहू जम जाए। जब एक क्रिएटिव आदमी कल किसी मोटर वर्कशॉप पर पाना हाथ में पकड़े खड़ा है तो मार दिया आपने उसको। वो किसी चाय के ढाबे पर या किसी होटल पे वो बहरा वेटर है, अपनी मजबूरियों के हाथों बिका हुआ, तो मार डाला आपने उसको। तो ऐसे जब मुझे ये नजर आया तो मुझे लगा कि नहीं, ये गलत हैं ये लोग और ये इंडस्ट्री को तबाह कर डालेंगे। फिर मैं बोला, चीखा और मैंने बताया कि तुम्हारी इंडस्ट्री डूब रही है। खुदा की कसम चीख चीख के बताया। तो वो जो अपने आप को बड़े अरस्तु समझते थे, आज पूरियां बेच रहे हैं। किस तरह के दोस्त बनाना पसंद करते हैं आप? Firstly, more important thing is you never know your friends when you make friends. So I see whether they are honest enough to their profession, to their families, and in their daily doings. If they are honest enough,
they are absolutely my friends. ज़ाहिर आप एक बहुत ही खुश मिजाज इंसान हैं, लेकिन क्या आप डायरेक्शन करते वक्त सेट पर आर्टिस्ट्स को डांटते भी हैं? डांटता भी, और इतना ही खुश मिजाज वहाँ भी होता हूँ मैं। वी आर वर्किंग, उसके बाद लतीफे भी होते हैं, गप्पे भी होते हैं। I just always go with the moods of the actor, because they are very important people there. उनके थ्रू मैंने बात करवानी है, एक्सप्रेशन दिलवाना है, तो I always want to make them happy. But there are few जिनको जरूरत होती है थोड़ी एक आध डोज की, वो डोज मिल जाती है तो वो डायरेक्टर ऑन सेट इज लाइक फादर। इसी तरह फिर मैं उनको डांट भी देता हूँ और उनकी मेहरबानी को डांट सुन भी लेते हैं। आप समझते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल हमारी कौमी जबान उर्दू से लगाव रखती भी है या नहीं रखती? नहीं, वो मैं सुनता हूँ उनके मुंह से तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। वो बताते हैं बड़े फहार से, हमें उर्दू नहीं आती। तो अल्लाह इस बात की माफी देगा, और ये नतीजतन होना है। एक दिन इस कौम को शर्म आएगी और ये अपनी जबान की तरफ लौट आएंगे, तभी ये तरक्की कर पाएंगे। वरना आप जितने वो क्या कहते हैं जितनी मर्जी आप फर्ज कर लें, अपनी जबान के बगैर आप तरक्की नहीं करने वाले। जितने मर्जी फंडिंग ले आइए, नो वे, there is no possibility you can really progress in life and progress it as a country until you go with your own language and you start taking pride in that. मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ ताकि इनको समझ आ जाए। ये मुमकिन ही नहीं। अपनी माँ से ज्यादा अच्छी तरबियत कोई नहीं कर सकता, तो दूसरे की माँ, गैर की माँ आपकी तरबियत नहीं कर पाएगी। जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम जो अभी भी अधूरा रह गया हो, दिल में तमन्ना हो कि ये मिल जाए वाली कोई बात नहीं। मेरा अल्लाह पे बिलीव है, मिल जाता है। जो मैं हमेशा ख्वाब, ऐसे ख्वाब देखता हूँ जिनके बराबर मेरी औकात होती। ख्वाबों के पीछे नहीं भागता, ख्वाब तय करता हूँ, फिर अपने आप को कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ कि उसके बराबर बना लूँ। अल्लाह बना देता मुझे, फिर मैं वो उस ख्वाब की तकमील के लिए निकलता हूँ। अपने करीबी दोस्त डॉक्टर शहबाज आरिफ के घर पहुंचे। भाभी, आपको खलील साहब के बारे में आपकी क्या राय है? कैसे फैमिली फ्रेंड हैं? कितने अरसे से आप इन्हें जानती हैं? एक बहुत अच्छी प्यारी बात है कि लाइक इफ आई एम स्टक अप इन सर्टेन सिचुएशन, किसी में मैं प्रॉब्लम में आ गई हूँ और मुझे कुछ मसला है एंड आई हैव टू शेयर विद हिम, तो जब मैं इनसे बात करती हूँ तो नॉर्मली कुछ लोगों से आप बात करें तो वो सीन से गायब हो जाते हैं। ये सीन से गायब नहीं होते। लाइक मैं इनको डायल कर रही हूँ after an hour or during the hour 2-3 times, every time if he is not attending the call, तो at least message लिख रहे हैं कि ओके मैं अभी कॉल करता हूँ। This is something as if you are not letting down, means you are there, someone is there, means उसका इट्स नॉट नेसेसरी द पर्सन हैज टू बी अराउंड यू, आपके पास ही हुए, बट ये होता है कि वो सुन रहा है कोई बात। जरूरी नहीं कोई उसका हल ही दे, लेकिन ये होता है कि कोई बात सुन रहा है आपकी। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बताना है कि कैसे दोस्त है। दोस्त भी है, मेरा स्टूडेंट भी है ये, एंड वी हैव बीन वेरी क्लोज टू ईच अदर मोर देन 10 years. I really found him a wonderful person, very loving, caring, a genuine gentleman. इसकी आइडियाज़ और थॉट्स नॉर्मल इंसान के थिंकिंग लेवल से काफ़ी अबव चले जाते हैं, और इन दैट वे आई विल से दैट ही इज़ एबनॉर्मल टू पॉजिटिव साइड, वेयर पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड हिम प्रॉपरली व्हाट ही वांट्स टू से। इसके आइडियाज़ और थॉट्स में डेप्थ बहुत ज़्यादा है, और ही फील्स द इमोशंस एंड फीलिंग्स of other human beings.
in the society, जो सबसे अच्छी बात इसकी है। आप दोनों में बात करते हुए या किसी बारे में, किसी इंसान के बारे में डिस्कस करते हुए, किसी मामले को डिस्कस करते हुए कभी इख्तिलाफ हुआ है? नहीं, मेरा इससे खलील से इख्तिलाफ नहीं हुआ। ही गिव्स मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, तो शायद इस वजह से भी नहीं, लेकिन अदरवाइज इसका जो बात कहता है, समटाइम्स आई रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड एंड आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट। मूवीज़ में एक दो जॉन से थी, मैंने उसको फ्रैंकली बता दिया कि ये सीन जॉन सा मुझे पसंद नहीं आया, इसकी जगह ऐसे होता तो, बट एंड ही लिसन टू मी। उसने कोई आगे से मेरे से आर्गुमेंट नहीं किया, विच इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट अदरवाइज ये सेट में इन मामलों में बड़ा स्ट्रिक्ट है। अरबाज, आपने खलील साहब के साथ काम किया है, आपका तजुर्बा कैसा रहा काम करने का? Well, honestly speaking, as my dad said, he's like devoted to his work. An amazing personality. He was just like a fatherly figure to me. जिस तरह एक बच्चे को समझाते हैं, the way how to pronounce these words in Urdu. Because हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा मसला है कि बहुत गलतियाँ होती हैं इनसे, मतलब उर्दू में बोलते हुए ना। हमारे मतलब स्कूल्स वगैरह, तालीमी इदारे काफ़ी उर्दू के मतलब they don't give it importance. So like he corrected me in every way, every single stance, like wherever I was wrong, or like I had an amazing experience with him. और जिस तरह एक बच्चे को समझाते हैं, मैंने जैसे पहले कहा, like I was totally amazed and had a lovely experience with him. और बहुत committed हैं। किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं आप? This was last year. A film came, Kaaf Kangna, directed and written by him. तो उसमें मेरा एक किरदार था, तो मैंने वो अदा किया था। आगे भी काम करेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह। He's saying he's writing a script for me, इंशाल्लाह। इनकी डांट से डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है, बिकॉज देखिए इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर जॉब। लाइक अगर आप कुछ सही नहीं करे तो आपको उसको डांट पड़ेगी, एंड यू नीड टू, दुरुस्त आपको करना पड़ेगा, वो आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। So, क्या रिएक्शन क्या होता है जब डांट पड़ जाए? आई शिवर, लाइक इट्स लाइक समथिंग लाइक घर आके शिकायत होती है? घर आके नहीं, इनको तो पता भी। अच्छा, बाबा से कुछ डिस्कस हो रहा होता है, बाबा से कुछ डिस्कस हो रहा होता है, मूड ऑफ होता है। बाबा, मैं बाप होता हूँ इसका। नहीं, he is not, he is just director there, तो उधर इनके साथ कोई रिश्ता नहीं होता। It's just like a director and actor. So absolutely, whatever he says, we need to follow it, or else we are just out. तो बस ये बात होती है। कैसे दोस्त हैं खलील साहब आपके? बहुत अच्छे दोस्त, मुख्तसर अल्फाज में तो ये कह सकते, बट मैं ये एक माइंड में रिहर्सल कर रहा था बिफोर यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, कि मतलब कि इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि ये कैसे दोस्त हैं, मैं आई डोंट नो अब क्या कहें। आई मीन दोस्त हैं, और उसकी वो सारी डेफिनेशंस पर उसके अंदर हैं जो इस लफ्ज़ के साथ एसोसिएटेड है। वी एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। लड़ाई हुई कभी आप दोनों की आपस में? ताश खेलते में हो जाती है हमारी। फिर क्या होता है? फिर ये होता है बस यार ठीक। और उसमें मैं कभी मैं ऑनेस्टली बताऊँ, प्रोवोक भी करता हूँ, मज़ा आता है ना, जरा वो माहौल बनता है। तो वो, लेकिन वो 4 भाई खेल रहे होते हैं उसके अंदर, तो उसमें कुछ बाहर का आदमी तो होता नहीं है। So that's what we enjoy. आपका खलील साहब के साथ काम करने का जो ये तजुर्बा है असिस्टेंस में, कितने सालों से है? तकरीबन 2-3 सालों से। अच्छा, कैसा पाया आपने इन्हें? बेहतरीन। कैसे डिफाइन करेंगे, मुझे भी बताएं बेहतरीन कैसे? मेरे ख्याल से कि आप ये बेहतरीन का टाइटल उसी शख्स को देते हैं जो तमाम लोगों से आपको मुहावरा लगे, और आप उसी के साथ काम करते हैं जो आपको सबसे बेहतरीन लगे। मुझे तो बहुत सख्त से लगते हैं, मैं तो कभी भी इनकी सख्त हैं भी लगते नहीं, सख्त हैं भी। डांट पिटती होगी, वाकई में सख्त नहीं है, बहुत सख्त हैं। काम के मामले में बहुत सख्त हैं, अगर ना आप इनसे हर बात शेयर करते, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हसन भाई ने कि ये जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मेरे ख्याल से तो ये हम सब से हमें बेहतर जानते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मुझसे बेहतर कोई शख्स जानता है तो वो खलील साहब हैं। बेहतरीन सामे हैं, अगर आपको कोई मसला दरपेश हो तो इनके सामने आप वो खुलकर बता सकते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं, फिर उसका सलूशन भी देते हैं। आपका खलील साहब के साथ क्या ज़िंदगी का तजुर्बा है, दोस्ती के बारे में बताइए। खलील भाई एक एक्सेप्शनल इंसान है,
और मैं तो इसलिए तो नहीं कह रहे कि सामने बैठे हो। नहीं, मैंने एक्चुअली इनसे बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में। कभी भी मुझे कोई कहीं पे ऐसी प्रॉब्लम्स अगर मेरे जहन में आती हैं तो मैं इनसे बिला झिझक डिस्कस करता हूँ और ये उसका सलूशन बताते हैं और मैं उन पे अमल करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक मेंटोर होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि खलील भाई मेरे मेंटोर हैं, जो कि मैं किसी भी टॉपिक पे इनसे डिस्कस कर सकता हूँ एंड आई लर्नड अ लॉट थिंग फ्रॉम हिम। ये एक मैं कहता हूँ कि इल्म का समंदर है इनका, माशाल्लाह जो जहन है वो एक समंदर है। किसी भी टॉपिक पे आप इनसे बात कर लें, इनका इतना नॉलेज है और मैं इस चीज़ पे मतलब आई फील लकी कि मैं इनके साथ टाइम गुजारता हूँ और मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला है इनसे। वैसे आपको तो हम वॉक पे भी मिले हैं, वहाँ पे आपसे बात नहीं हो सकी क्योंकि मैं मुसलसल खलील साहब से बात कर रही थी। कैसे दोस्त हैं ये आपके? I love him and actually adore him for few reasons. Number one, his patriotism. He's so much Pakistani. He loved the culture. He loved our traditions actually, what is prevailing in the society, and he reflects in his writing, in the dramas, in the movies, and other things which I like him the most is he's such a honest person. He's such a bold. He has dared to take a stand, and he stand like a man. That's a beauty. That's his beauty. A few other reasons. You can add anything about Khalil Sahab. दोस्तों, खलील साहब के साथ आज का दिन बहुत खूबसूरत, बहुत ही यादगार। इतनी सारी बातें मैं हमेशा अपने मेहमानों के बारे में कहती हूँ जब भी अपना प्रोग्राम ख़त्म करने लगती हूँ कि आज मुझे उनकी शख्सियत के और भी दिलचस्प और मुख्तलिफ पहलुओं को जानने का मौका मिला जो मैं आज के दिन से पहले नहीं जानती थी। आज भी ऐसा ही हुआ, मैंने उनकी ज़ात के वो पहलू देखे, वो पहलू जाने पहले ना तो मैं जानती थी ना आप जानते थे। यकीनन मेरी तरह आपको भी आज का ये दिन, आज का ये शो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमारे मेहमान के बारे में, हमारे शो के बारे में देना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए क्योंकि हम आपसे मिलते रहेंगे अगले एतवार फिर एक नई मेहमान शख्सियत के साथ, बहुत सारी खूबसूरत सी हसीन बातों के साथ। अपना ख्याल रख, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।